यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। नीला तलवार संदूक आरव के सामने प्रकट हुआ। अगले ही पल संदूक के भीतर से 4 तलवारें आकाश की ओर बिजली की गति से निकलीं और फिर वे प्रकाश की किरणों में बदलकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति और अदरेश की ओर झपट पड़ी। दूसरी ओर आरव का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। एक साथ 4 दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने के कारण उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई थी और एक बूंद भी शेष नहीं बची थी। त्रितत्व की तरह ही, जबकि इस तलवार संरचना की शक्ति जबरदस्त थी, इसकी ऊर्जा की खपत भी अत्यंत भयानक थी। यदि उसका शारीरिक शरीर इतना सुदृढ़ न होता और उसके पास मृत्युलोक सम्राट कवच न होता, तो वह इस भयानक तलवार संरचना या त्रितत्व का उपयोग करने का साहस कभी नहीं करता। दिव्य कलाकृतियां। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह दृश्य देखा, तो उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपने अहंकार को त्याग दिया और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने दूर से उन 4 तलवारों की ओर अपनी दाहिनी हथेली भींची और चिल्लाया, स्थानिक पिंजरा। जैसे ही वह बोला, वे चारों तलवारें तुरंत अपनी जगह पर जम गईं। हालांकि एक पल बीतने से पहले ही उन्होंने उस स्थानिक बाधा को चीर दिया और अधेड़ व्यक्ति की ओर बढ़ गईं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव बदल गए। उसने तेजी से अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधी और तलवारों की ओर प्रहार किया। बाघ विस्फोट। ऊर्जा से बना एक विशाल बाघ अचानक वहां प्रकट हुआ। वह भोजन पर झपटने वाले भूखे बाघ की तरह जोर से दहाड़ा और चारों तलवारों पर टूट पड़ा। हिस्त, 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 हिस्त। वह व्यक्ति आश्चर्य से देखता रह गया, क्योंकि चारों तलवारें आसानी से उस विशाल बाघ के आर पार निकल गईं। इसके बाद बाघ बिखर गया और वे चारों तलवारें उसके सामने पहुंच गईं। तलवारें थोड़ा हिलीं और जहां वह व्यक्ति खड़ा था, वहां असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाली अनगिनत किरणें चमक उठीं। नहीं, तलवारों की रोशनी के बीच से उस व्यक्ति की तीखी और दर्दनाक चीख गूंजी। जब रोशनी छंटी, तो उसका शरीर टुकड़ों के ढेर में बदल चुका था। अदरेश यह दृश्य देखकर पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर वह पीछे मुड़ा और तंत्र संघ की ओर भागा। वह भागते हुए चिल्लाया, गुरुजी, मुझे बचाइए! गुरुजी, मुझे बचाइए! अफसोस, एक लंबी आह गूंजी और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसने आत्मतंत्री के काले वस्त्र पहने थे, अदरेश के पास प्रकट हुआ। उस बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और भयभीत अदरेश की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी ने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा, वरना एक दिन तुम अपनी क्षमता से अधिक मुसीबत मोल ले लोगे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आखिरकार तुम्हें भुगतना पड़ा है ना? गुरुजी, मुझे बचाइए! मैंने केवल उसके साथ की महिला से कुछ शब्द कहे थे और उसे तंत्र संघ में आमंत्रित करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैंने इस आरव को कैसे इतना क्रोधित कर दिया कि उसने बुजुर्ग तमोराज को मार डाला और अभी-अभी मेरे पिता की भी हत्या कर दी। गुरुजी, आपको मेरी ओर से न्याय करना होगा। अदरेश ने उस बूढ़े के पैर जोर से पकड़ लिए और आरव की ओर इशारा करते हुए रोने लगा। बूढ़े ने हल्की आह भरी, फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, यह मेरा इकलौता शिष्य है। क्या तुम मेरा मान रखते हुए इस बार इसे जीवनदान दे सकते हो? नहीं। आरव ने अपनी पीठ पर नीला तलवार संदूक लाद रखा था और हाथ में तलवार लेकर वह धीरे धीरे अदरेश की ओर बढ़ा। उसने कहा, अपनी बुद्धिमानी से वरिष्ठ को यह पहचान लेना चाहिए कि क्या वह सच बोल रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानकर भी उसे बचाने का फैसला कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उसके इस उद्दंड व्यवहार के पीछे आपका भी हाथ है। आप मेरे गुरु सुधाकर की तरह ही तंत्र संघ से हैं,
केवल इस बात का सम्मान करते हुए मैं आपसे कहता हूं कि वापस संघ के भीतर चले जाइए। क्या वास्तव में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। कोई नहीं, आरव उदासीनता से बोला। उसे लगा कि अदरेश जैसे व्यक्ति को मार देना ही सबसे अच्छा है। उसे विश्वास नहीं था कि अदरेश कभी सुधरेगा। इसके अलावा अगर वह सुधर भी जाता तो भी आरव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में अदरेश को मरना ही था और आरव किसी भी कारण से अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं था। आरव की राय में जिस क्षण अदरेश ने दिव्या का अपमान किया था उसी क्षण से उसका मरना तय हो गया था। क्या होगा अगर मैं उसे बचाना चाहूं? बूढ़े ने आरव की आंखों में झांका। तो आप भी उसके साथ मर सकते हैं। आरव के मन से दिए गए एक आदेश पर 2 तलवारें आकाश में उड़ी और बूढ़े के ऊपर चक्कर लगाने लगीं। जिस ऊर्जा पत्थर से वह ऊर्जा सोख रहा था उसके प्रभाव ने बातचीत के इस दौरान उसकी गूढ़ ऊर्जा को थोड़ा ठीक कर दिया था। हालांकि वह पूरी तरह से 4 तलवारों का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी 2 का उपयोग कर सकता था। बूढ़े का चेहरा कठोर हो गया और फिर उसके भीतर से एक भयानक आभा विस्फोट के साथ निकली। वह एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। रुको! ठीक इसी नाजुक क्षण में संघ की इमारत के भीतर से एक आकृति तेजी से निकली और आरव और उस बूढ़े के बीच आ गई। यह आरव के गुरु सुधाकर थे। शशांक, क्या तुम कमजोरों को डराने की कोशिश कर रहे हो? सुधाकर ने गुस्से में उस बूढ़े की ओर देखा। कमजोरों को डराना? शशांक नाम के उस बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। सुधाकर, तुम्हारी ये बातें बेतुकी हैं। तुम्हारा यह शिष्य आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम है। क्या तुम किनारे पड़े उन 2 शवों को नहीं देख रहे? ये दोनों आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ तुम्हारे शिष्य द्वारा मारे गए हैं। अगर मैं अभी उससे लड़ूं तो कौन जानता है कि अंत में कौन किसे डराएगा। सुधाकर की पलकें झपकीं जब उन्होंने बुजुर्ग तमोराज और अदरेश के पिता के शवों को देखा। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके इस शिष्य की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक होगी कि वह आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकता है। क्षण भर के सन्नाटे के बाद सुधाकर ने आरव की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाले थे कि आरव पहले ही बोल पड़ा। गुरुजी, अगर आप मुझसे अदरेश को छोड़ने के लिए कहना चाहते हैं तो कृपया न कहें। उसने दिव्या का अपमान किया है और यह मेरे लिए असहनीय है। मैं उसकी जान लेने के लिए दृढ़ हूं। इसलिए कृपया कुछ ऐसा न कहें जिससे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे रिश्ते में दरार आए। सुधाकर यह सुनकर चुप हो गए और फिर उन्होंने हल्की आह भरी। ठीक है, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। शशांक, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो हमला करो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि संघ तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगा। इसका कारण तुम खुद जानते हो। इस समय आरव को स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट का समर्थन प्राप्त था। इन 2 दिग्गजों के साथ होने के कारण तंत्र संघ भी उसे बिना सोचे समझे नाराज नहीं करेगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसके अलावा आरव की अपनी प्राकृतिक प्रतिभा उसे निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनाएगी। तंत्र संघ उस व्यक्ति को कभी नाराज नहीं करेगा जिसके पास प्रतिभा और समर्थन दोनों हो। शशांक का चेहरा थोड़ा बदल गया। अब उसे याद आया कि आरव के पीछे स्थापना पूर्वज और बिस्ट सम्राट खड़े हैं। उनके रहते संघ उसके लिए आरव को दुश्मन नहीं बनाएगा। आखिरकार संघ बिस्ट सम्राट को नाराज करने से कतराएगा। इसके अलावा संघ के भीतर भी आरव के संपर्क थे, इसलिए यदि वह आरव के खिलाफ जाता है तो वह वास्तव में अकेला पड़ जाएगा।
यह सोचे बिना कि क्या वह आरव को हरा सकता है। अगर वह उसे हरा भी देता तो भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिरकार सुधाकर यहाँ मौजूद थे। हालांकि अदरेश उसका इकलौता शिष्य था और वह उसे इस तरह छोड़ने को तैयार नहीं था। अचानक शशांक के चेहरे का तनाव कम हुआ और उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे और परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इस बीच आरव और सुधाकर ने भी आसमान की ओर देखा। लगभग 100 मीटर दूर अंतरिक्ष में अचानक हलचल हुई और फिर एक शानदार पोशाक में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अंतरिक्ष से बाहर निकला। वह 9वीं रैंक का आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। अदरेश के दादा, अगर आप थोड़ी देर बाद पहुंचते तो आपका यह पोता मर चुका होता, शशांक ने सफेद बालों वाले बूढ़े की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। दूसरी ओर अदरेश को लगा जैसे उसे उसका रक्षक मिल गया हो। वह तुरंत उस बूढ़े के पास कूदकर पहुंचा और बोला, दादाजी, अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो उस आरव ने मुझे मार डाला होता। दादाजी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। पिताजी मर चुके हैं। बुजुर्ग तमोराज मर चुके हैं। उन दोनों को आरव ने मार डाला। दादाजी, आपको उनका बदला लेना होगा। उस बूढ़े ने किनारे पड़े शवों पर एक नजर डाली, फिर आरव की ओर देखा और कहा, तलवार सम्राट, आपने मेरे वंश के 2 विशेषज्ञों को मार दिया है। अब तक आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था, है ना? लगता है आप उसे बचाने का इरादा रखते हैं, आरव उदासीनता से बोला। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, तलवार सम्राट, ऐसा लगता है कि आप मेरे पोते को जीवित छोड़ने का इरादा नहीं रखते। चूंकि ऐसी बात है तो मुझ अद्रावंश के पूर्वज के पास तलवार सम्राट से मार्गदर्शन मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझसे मार्गदर्शन मांगना? आरव यह सुनकर मन ही मन हंसा। कितना निर्लज्ज है यह। भाई, जब आप आत्मोन्नति स्तर की 9वीं रैंक पर हैं तो आत्मिक स्तर के पहले स्तर के योद्धा को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है, सुधाकर ने धीमी आवाज में कहा। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं स्वाभाविक रूप से किसी और के खिलाफ इतनी बेशर्मी से काम नहीं करता, लेकिन सुधाकर, तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम्हारे इस शिष्य के पास क्या शक्ति है। इसने अकेले पुष्प महल के अनगिनत विशेषज्ञों का संहार किया है। उनमें 9वीं रैंक के विशेषज्ञ भी थे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं किसी कमजोर को नहीं डरा रहा हूं। बूम! अचानक आरव की पीठ के पीछे 9th नर्क तलवार पंख दिखाई दिए। 10 गुण वेग चाल, आरव जोर से चिल्लाया और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। अगले ही पल हवा में एक सरसराहट की आवाज गूंजी और अदरेश का सिर तुरंत हवा में उड़ गया, जबकि उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। आरव वापस उसी स्थान पर लौट आया जहां वह पहले खड़ा था। उसने हाथ में तलवार पकड़ी और उस बूढ़े की ओर देखा जो अभी भी स्तब्ध था। उसने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, जैसा बाप वैसा बेटा और वैसा ही दादा। आप तीनों एक ही तरह के कचरे हैं और मैं वास्तव में आपके साथ और बहस नहीं कर सकता। मैंने उसे मार दिया है, अब आप क्या करना चाहते हैं? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उस बूढ़े का चेहरा सदमे से उबरने के बाद तुरंत विकृत हो गया और फिर वह आरव की ओर झपटा। उसने तेजी से आरव की ओर अपनी हथेली से प्रहार किया और उसकी हथेली की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि आसपास का स्थान भी मुड़ गया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह तलवार क्षेत्र का उपयोग करने ही वाला था कि सुधाकर उसके सामने आ गए और उन्होंने भी अपनी हथेली चलाई। बूम! उनकी हथेलियां आपस में टकराईं और फिर वह स्थान हिंसक रूप से कांपने लगा, जबकि दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। सुधाकर, क्या तुम मेरे अद्रावंश के साथ शत्रुता मोल लेना चाहते हो? उस बूढ़े ने हिंसक अभिव्यक्ति के साथ सुधाकर की ओर देखा। दुश्मनी? सुधाकर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है।
तुम बेशर्मी से काम कर रहे हो और मेरे शिष्य को डराने के लिए अपनी उच्च साधना का उपयोग कर रहे हो। मैं सुधाकर इसे कैसे अनुमति दे सकता हूं? बकवास बंद करो। अगर लड़ना चाहते हो तो वार करो। अच्छा, बहुत अच्छा। वह बूढ़ा अत्यधिक क्रोधित था और हमला करने ही वाला था। हालांकि इसी क्षण उसके माथे के ठीक बीच से 1 इंच की दूरी पर एक तलवार की नोक अचानक प्रकट हुई। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसने तेजी से पीछे हटकर किसी तरह इस हमले से खुद को बचाया। क्या खाक? अच्छा, मैंने तुम्हारे बेटे और पोते को मार दिया है, अब मुझे तुम्हें भी मारने दो। नीचे जमीन से आरव की दहाड़ गूंजी। आरव निर्दयी नहीं हो रहा था। वह जानता था कि चूंकि उनके बीच दुश्मनी के बीज बोए जा चुके हैं, तो उसे किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आरव के पास पर्याप्त शक्ति और समर्थन नहीं होता, तो उसका दिव्या और त्रिशा का क्या हश्र होता। आरव कोई आशावादी व्यक्ति नहीं था। वह हमेशा सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचता था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने एक पागल की तरह अपनी बची हुई सारी गूढ़ ऊर्जा शून्य फ्लैश में झोंक दी और अचानक दूर से अदरेश पर प्रहार किया। शून्य फ्लैश की नोक अचानक अदरेश के दादा के सिर के पीछे प्रकट हुई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अदरेश के दादा ने अपने शरीर को मरोड़ा और मुश्किल से इस वार से फिर बच निकला। भले ही वह आरव के हमले से बच गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीर चिंता थी और आरव के हाथ में शून्य फ्लैश तलवार को देखकर उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। क्योंकि इस दिव्य कलाकृति के हमले वास्तव में बहुत अजीब थे और वह भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कितने अफसोस की बात है, आरव ने मन ही मन आह भरी जब उसने अदरेश के दादा को बचते हुए देखा। वह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत अदरेश के दादा को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार वह अभी आत्मोन्नति स्तर पर नहीं था। सभी संभावित खतरों को जड़ से मिटाने के इरादे के अलावा उसने हमला इसलिए किया था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अदरेश के दादा उसे निश्चित रूप से नहीं बख्शेगा। चूंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो वह केवल हमले की पहल ही कर सकता था। इस हमले को करने के बाद आरव का चेहरा बीमारों की तरह पीला पड़ गया। अभी अभी 2 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने से उसकी गूढ़ ऊर्जा गंभीर रूप से खत्म हो गई थी। अब एक परम उच्च ग्रेड का ऊर्जा पत्थर भी उसे फिर से शून्य फ्लैश चलाने में मदद नहीं कर पा रहा था। बड़े भाई, त्रिशा ने आरव का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका चेहरा चिंता से भर गया। दिव्या आरव के पास आई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आरव ने उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तुम्हारे पास आराम करने का समय नहीं है, अदरेश के दादा ने हवा से आरव को घूरते हुए ठंडक से बोला। मेरा अदरवंश तुम्हारे साथ दुश्मन बनने को तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मेरे वंश को कोई सम्मान देने से इनकार कर दिया। चूंकि ऐसा ही है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे देखने दो कि क्या संस्थापक सम्राट और बिस्ट सम्राट मेरे अदरवंश पर तुम्हारे कारण हमला करेंगे। अदरेश, तुम शायद मुझे भूल गए हो। सुधाकर शान आरव के सामने खड़ा होकर ठंडी आवाज में बोला। अदरेश के दादा ने शशांक मोहन की ओर देखा और कहा, भाई शशांक, मेरा पोता तुम्हारा इकलौता शिष्य था। अब जबकि उसे तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दिया गया है, तो क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे? शशांक मोहन ने अदरेश की लाश की ओर देखा, जिसका सिर आरव की तलवार के एक ही वार से कट गया था, और फिर उसकी आंखों में एक भयानक हत्या की मंशा चमकी। उसने एक गहरी सांस ली और सुधाकर को देखते हुए कहा, बूढ़े सुधाकर, ऐसा लगता है कि हमें मुकाबला किए हुए कुछ समय हो गया है।
क्यों न हम कुछ वार बदलें, इससे पहले कि सुधाकर उसे उत्तर दे पाता, शशांक मोहन विस्फोटक गति से सुधाकर की ओर लपका। शशांक, तुम कमीने! क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? सुधाकर गुस्से से चिल्लाया जब वह शशांक से लड़ रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? मेरा शिष्य मर चुका है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसका बदला लेना है। क्या तुम यह कह रहे हो कि केवल तुम, सुधाकर, ही रक्षात्मक हो सकते हो? बकवास बंद करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे शिष्य के पास किस तरह का सहारा है। वह आज मरेगा और उसे कोई नहीं बचा सकता, शशांक ने सुधाकर पर हमला करते हुए उग्रता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। कमीने, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। सुधाकर भी आग बबूला हो गया था और उसने तुरंत खुद को रोकना बंद कर दिया। दोनों की ताकत बराबर थी, इसलिए थोड़े समय में विजेता का फैसला करना पूरी तरह असंभव था। अदरेश का दादा ठंडे स्वर में हंसा और फिर उसकी निगाह दिव्या पर टिकी और उसने कहा, आरव, चूंकि तुमने उस औरत के लिए मेरे पोते को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों के सामने 100 लोगों से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाऊंगा और फिर मैं तुम दोनों को मेरे पोते की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। इस विचार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आरव ने अदरेश के दादा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर कहा, मैं पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मैं कितना मूर्ख था। मैं आज तुम्हारे कहे उन शब्दों के कारण तुम्हारे अदरवंश का निश्चित रूप से विनाश कर दूंगा। चिंता मत करो, ताकि तुम, तुम्हारा बेटा और पोता नर्क में अकेले न हो। मैं तुम्हारे अदरवंश के हर किसी को नर्क में तुम्हारे साथ भेजूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने एक उच्चग्रेड ट्रांसमिशन तंत्र निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। वह हवा में हल्का सा कांप गया और फिर फट गया। मेरे अदरवंश का विनाश करोगे? अदरेश का दादा अत्यधिक गुस्से से हंसने लगा और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे देखने दो कि तुम मेरे वंश का विनाश कैसे करते हो। चिंता मत करो, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसका जीवन नर्क बना दूंगा। तुम्हारी बहन के लिए भी यही होगा। मैंने सुना है कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। चिंता मत करो, मैं उसे भी नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें गवाह बनाऊंगा कि कैसे उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने अपमानित किया जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अदरेश का दादा हमला करने ही वाला था कि तभी आसपास का स्थान हिलने लगा और फिर 2 काले कपड़े पहनी महिलाएं अचानक वहां प्रकट हुईं, जिन्हें अदरेश का दादा हैरानी से देखता रह गया। उसके बाद एक एक करके 30 से अधिक और लोग वहां आ गए। वे सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। अदरेश के दादा का दिल दहल गया। यह स्वाभाविक रूप से काया और मीरा थीं जो सबसे पहले पहुंची थीं। हमें किसे मारना है? मीरा सबसे पहले बोली। पुष्प महल की यात्रा ने उसे बड़ी मात्रा में उच्चग्रेड ऊर्जा पत्थर कमाने का मौका दिया था, इसलिए आरव के प्रति उसकी अच्छी धारणा थी। आखिरकार आरव द्वारा दिया गया मुआवजा वास्तव में बहुत उदार था, इसलिए जैसे ही उसे आरव का ट्रांसमिशन तंत्र मिला, उसने यहां पहुंचने में कोई झिझक नहीं की। आखिरकार अगर वह देर से पहुंचती तो वे उच्चग्रेड ऊर्जा पत्थर दूसरों के पास चले जाते। मीरा को सुनकर अदरेश के दादा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी वास्तव में आरव का समर्थन करने आए थे, इतने सारे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के साथ। अदरेश के दादा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया जब उसे याद आया कि आरव ने अभी क्या कहा था। सुधाकर और शशांक ने भी लड़ना बंद कर दिया था। दोनों मीरा और अन्य लोगों को सदमे से देख रहे थे। आखिरकार इतने सारे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को एक साथ देखना एक अत्यंत अविश्वसनीय दृश्य था।
विशेष रूप से तब जब आरव ने उन्हें बुलाया था। आरव ने अदरेश के दादा की ओर देखा और कहा, आप सभी अदरवंश के पास जाएं और वहां आत्मोन्नति स्तर से ऊपर के सभी विशेषज्ञों को मार डालें। आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों और उससे नीचे वालों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अदरवंश के इस मुखिया की बात है, इसे अभी के लिए जीवित रखें। आरव, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अदरेश का दादा गुस्से में चिल्लाया। आरव ने अदरेश के दादा की अनदेखी की और मीरा की ओर देखा, जिस पर उसने सिर हिलाया। उसने 3 विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया और बाकी सभी के साथ अदरवंश की ओर निकल पड़ी। आरव, मेरा अदरवंश हार गया है। चलो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ठीक है। अदरेश के दादा ने हार मान ली। आखिरकार जब इतने सारे विशेषज्ञ उसके वंश की ओर बढ़ रहे हों तो वह झुकता कैसे नहीं। पुरानी बातों को भूल जाएं। आरव ठंडी हंसी हंसा और बोला, तुमने यह पहले क्यों नहीं पूछा? तुम केवल तभी पुरानी बातों को भूलना चाहते हो जब मेरी ओर अधिक ताकत है और मैं तुम्हारे वंश से अधिक शक्तिशाली हूं। वह कौन था जिसने कहा था कि तुम हमारा जीवन नर्क बना दोगे? बुढ़े, एक ड्रैगन की एक उल्टी खाल रिजर्व स्केल होती है और उसे छूने से ड्रैगन का क्रोध भड़क जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज शाही राजधानी से तुम्हारे अदरवंश का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर अदरेश के दादा ने केवल उसके खिलाफ काम किया होता तो वह केवल उसे मार देता और सब खत्म कर देता। हालांकि अदरेश के दादा को कभी भी दिव्या और त्रिशा के खिलाफ जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने निस्संदेह आरव की उल्टी खाल को छू लिया था। इसलिए आरव की राय में केवल अदरेश के दादा को मारना काफी नहीं था। आरव, चीजें करते समय हद से ज्यादा आगे न बढ़ना ही बेहतर है। अदरेश के दादा ने आरव को एक भद्दे भाव से देखा, जबकि उसके शरीर से हत्या की मंशा विस्फोटक रूप से उमड़ रही थी। मैं खरपतवार को जड़ से उखाड़ने और पीछे कोई संभावित मुसीबत न छोड़ने पर जोर देता हूं, आरव ने उदासीनता से कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। अदरेश का दादा गुस्से में हंसने लगा और बोला, मुझे देखने दो कि क्या महाचिन साम्राज्य तुम्हें शाही राजधानी में मेरे अदरवंश के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देगा। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, आरव ने कहा। शाही महल में सम्राट आरव का इरादा अदरवंश को नष्ट करने का लगता है। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? आखिरकार अदरवंश 4 महान वंशों में से एक है। यदि उसे शाही राजधानी में नष्ट होने दिया गया तो इससे कई वंश नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा इससे अनावश्यक परेशानी भी हो सकती है। ललित सिंह ने अपने सामने खड़े संस्थापक सम्राट से धीरे से कहा। संस्थापक सम्राट ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उसे रोकें तो आरव क्या करेगा? ललित सिंह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वह अत्यंत प्रतिशोधी है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम उसे अदरवंश को नष्ट करने से रोकते हैं तो शायद वह सतह पर कुछ न कहे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साम्राज्य के बारे में उसकी राय खराब हो जाएगी। इसके अलावा वह भविष्य में हमारे साम्राज्य के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। संस्थापक सम्राट ने कहा, अभी उससे दुश्मनी करना उचित नहीं है और हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह डार्कबिस्ट सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वह इस युग का तलवार सम्राट है और उसके युद्धदेव के साथ अच्छे संबंध हैं। आखिरकार केवल तलवार सम्राट और युद्धदेव को ही मृत्युलोक सम्राट की मृत्युलोक सम्राट तलवार से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसके पास जो प्राकृतिक प्रतिभा है उसे देखते हुए अधिकतम 100 साल लगेंगे और फिर दक्षिणी क्षेत्र में उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ललित सिंह ने धीरे से आह भरी और कहा,
लेकिन अद्रवंश अंततः 4 महान वंशों में से एक है। इसके अलावा हमारे साम्राज्य के साथ इसके काफी अच्छे संबंध हैं। हम संस्थापक सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और ललित सिंह को बीच में ही रोक दिया। अद्रे ने खुद मौत को बुलावा दिया है और वह इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकता। वह तलवार सम्राट के उदय से अच्छी तरह वाकिफ था और यह भी जानता था कि तलवार सम्राट मेरे महाचिन साम्राज्य और डार्कबिस्ट सम्राट दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में है। फिर भी अद्रे ने उसके लिए वर्जित विषय को छू लिया। वह वास्तव में एक मूर्ख है। अद्रे की तुलना में शांगधीर कहीं अधिक बुद्धिमान है। हमारे साम्राज्य के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। हम किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेंगे और अद्रवंश का भाग्य उनके अपने नसीब पर निर्भर करेगा। ललित सिंह ने सम्राट को मनाना बंद कर दिया और यह सुनकर तुरंत सिर हिलाया। उसके बाद वह धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, संस्थापक सम्राट ने अचानक कहा, एक और बात है। आरव अब मेरा दामाद है, इसलिए एक बार यह घटना समाप्त हो जाए तो दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर दो और दुनिया को आरव के प्रति हमारे साम्राज्य के दृष्टिकोण का पता चलने दो। ललित सिंह का दिल दहल गया और फिर उसने मन ही मन सिर हिलाया। अद्रवंश वास्तव में खत्म हो गया है। अद्रे तंत्र संघ के बाहर जमीन पर कमजोरी से बैठ गया और वह सामने ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। उसके सामने लगभग 30 मीटर की दूरी पर कुछ दर्जन खून से लथपथ सिर पड़े थे। उसने उन सभी सिरों को पहचान लिया क्योंकि वे अद्रवंश के विशेषज्ञों के थे और उनमें से 2 उसके अपने छोटे भाई थे। उन सिरों के पास 200 से अधिक लोग घुटने टेके हुए थे। वह इन लोगों को भी पहचानता था। वे अद्रवंश के शिष्य थे और उनमें सभी उम्र के साधक शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से हर एक के पास एक काले कपड़े वाला व्यक्ति खड़ा था। इसके अलावा उनकी गर्दन पर ठंडी चमक वाले खंजर रखे हुए थे। आरव, यह मामला हम दोनों के बीच है और इसका मेरे अद्रवंश के शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम उन्हें जाने देने के लिए तैयार हो, तब तक मैं अपने गुस्से को शांत करने और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। अद्रे ने आरव की ओर देखते हुए ये शब्द कहे। इस समय वह आरव और अद्रवंश के प्रति महाचिन साम्राज्य के रवैये से अवगत था। उसे कोई संदेह नहीं था कि साम्राज्य आरव के पक्ष में खड़ा था और उसके वंश की कोई उम्मीद नहीं थी। आरव ठंडी हंसी हंसा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही आरव मारने का आदेश देने वाला था, अफसोस एक आग गूंजी और फिर तंत्रीश सबके सामने प्रकट हुआ। तंत्रीश ने सिरों के ढेर पर नजर डाली और फिर उसने एक जटिल भाव के साथ आरव की ओर देखा और कहा, दुश्मनी पत्नियों और बच्चों तक नहीं फैलनी चाहिए। आरव, मेरा सम्मान रखो और उन्हें बख्श दो, ठीक है? अध्यक्ष तंत्रीश, जब अद्रे ने मुझ पर हमला किया था तब आप मेरे पक्ष में दया की भीख मांगने के लिए आगे क्यों नहीं आए थे? आरव ने उदासीनता से कहा। तंत्रीश अवाक रह गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, किसी को मत छोड़ो। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।